गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, आज से हम जो है अपनी एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था विकास का जो आपका सपोर्ट मटेरियल, जो आपको सहायक सामग्री जो स्कूल से मिलता है। अगर आपको नहीं मिला है अभी तक तो आप इसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप डाल दीजिए सपोर्ट इकोनॉमिक सपोर्ट मटेरियल क्लास 12 गूगल पे, जो भी पहली वेबसाइट आएगी वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था विकास के अंदर अगर आपको स्कोर करना है तो मेरे भाई, आप अगर सपोर्ट मटेरियल को नहीं पढ़ के जाते हैं तो आप अपना सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। इसके अंदर से क्वेश्चन 100% गारंटीड है, आते ही आते हैं। हर बार के बोर्ड एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन जरूर होता है जो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, चाहे वो टी.आर. जैन की बुक है, चाहे वो संदीप गर्ग की बुक है, चाहे वो किसी की भी बुक है। वो क्वेश्चन आपको केवल सपोर्ट मटेरियल के अंदर ही देखने के लिए मिलेगा और वो ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप बना के भी जो है नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि उसका प्रॉपर आंसर वो चीज़ क्या है वो केवल आपको यहीं देखने के लिए मिलेगी। तो इससे प्रीवियस मैं आपको भारतीय अर्थव्यवस्था विकास का चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा बता चुका हूँ, सारे चैप्टर का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप भाई एक कॉपी बना लीजिए, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा आप नोट डाउन करते रहिए। अब आज से हम जो है इसको एक नई सीरीज की स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर वाइज जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि औपनिवेशिक शासन की अर्थनीति क्या थी और इसके जो है क्या प्रभाव थे। मतलब कि औपनिवेशिक शासन आप जानते ही हो कि भाई अंग्रेजों ने जो है हम पे 200 साल तक जो है शासन किया था। तो हमें बताना है कि उनकी क्या अर्थनीति थी और उसके इंडिया पे किस तरीके के प्रभाव हमको जो है देखने के लिए मिले। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। औपनिवेशिक शासन की अर्थनीति क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण तथा विउद्योगीकरण पर आधारित थी। मतलब कि अंग्रेजों का केवल क्या उद्देश्य था कि कैसे भी करके हमें क्या करना है, कैसे भी करके हमें जो है भारत की अर्थव्यवस्था का जो है शोषण करना है और विउद्योगीकरण करना है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है विउद्योगीकरण। विउद्योगीकरण का क्या मतलब होता है? विउद्योगीकरण का मतलब होता है कि उद्योगों को लगाना नहीं है, उल्टा उद्योगों को हटाना। अब क्योंकि उनके दो ही ऑब्जेक्ट थे, पहला भारत की अर्थव्यवस्था का शोषण करना और दूसरा उद्योगों को लगाना नहीं। एक होता है उद्योगीकरण जिसमें नए नए उद्योगों को लगाया जाता है, और एक होता है विउद्योगीकरण जिसमें जो उद्योग लगे हुए थे, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत पहले हैंडीक्राफ्ट के मामले में फेमस हुआ करता था। तो उन्होंने जो हैंडीक्राफ्ट के उद्योग लगे हुए थे उनको भी उल्टा क्या कर दिया, उल्टा उनको भी हटा दिया। कोई नए उद्योग तो लगाने से रहे, जो लगे हुए थे वो भी हटा दिए। तो कह रहा है इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल स्वरूप को क्या करा, बदल डाला। अब इससे इंडिया के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट हमको देखने के लिए मिले, ये यहाँ पे आपको जो है बताया जा रहा है। पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है एक तो वो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। मतलब वो ये चाहते थे कि उन्होंने देखा कि भारत के अंदर जो है ना कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, और उस समय इंग्लैंड में क्या हो रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था। मतलब इंग्लैंड के अंदर उनके देश में नए नए उद्योगों की स्थापना हो रही थी और वहाँ के उद्योगों को कच्चा माल चाहिए था। तो उन्होंने देखा कि भारत के पास कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो वो हमसे क्या करते थे, वो हमसे जो है बहुत ही सस्ते उस पे क्या करते थे, वो हमसे बहुत ही सस्ते उस पे क्या लेके जाते थे, बहुत ही सस्ते उससे हमसे जो है रॉ मटेरियल वगैरह जो है वो हमसे लेकर जाते थे और अपने इंग्लैंड के उद्योगों में क्या करते थे, अपने इंग्लैंड के उद्योगों में उसको जो है तैयार वस्तुओं में कन्वर्ट करते थे। फिर उन्होंने देखा कि वह उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। अब इससे क्या हुआ, उन्होंने देखा यहाँ से तो कच्चा माल ले गए, उन्होंने देखा भाई यहाँ तो कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो हमसे बहुत सस्ते दामों पर हमसे कच्चा माल ले गए और इंग्लैंड के उद्योगों में उसको तैयार माल में बदला। अब उन्होंने माल तो बन गया लेकिन अब वो बिकेगा कहाँ, तो उन्होंने देखा भाई भारत के अंदर तो बाजार भी बहुत बढ़िया है, इसको अपने देश में ना बेच के इसको भारत के लोगों को ही बेचो, और फिर हमें ही वही तैयार माल क्या करते थे, हमें ही वो तैयार माल बहुत ही महंगे दामों पे बेचते थे। हमसे सस्ता माल लेके गए,
कच्चा माल लेके गए बहुत ही सस्ते दामों पे और हमें ही तैयार माल बेचते थे बहुत ही महंगे दामों पे। इसके परिणाम स्वरूप भारत एक हस्ता हालात अर्थव्यवस्था बनकर रह गया। एम मुखर्जी के अनुसार 1857 से लेके 1956 के बीच प्रति व्यक्ति आय की जो दर है वो केवल 0.5 प्रति वर्ष जितनी कम थी। अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था हस्ताहालत अर्थव्यवस्था रही। भारतीय शासन समाप्त होने पर वह भारत को एक खोखली और स्थिर अर्थव्यवस्था के रूप में छोड़ के गए। मतलब कि जब हम आज़ाद हुए 200 साल तक जब उन्होंने अपना शासन किया तो मेरे भाई जब हम आज़ाद हुए 1947 में तो हमारी अर्थव्यवस्था के जो हालात थे वो कैसे थे, कह रहा है खोखली और स्थिर, मतलब स्टैग्नेंट इकोनॉमी हमारी थी जो कि डेवलपमेंट के पाथ पे जो है रुक गई थी। जैसे कि क्या क्या हो रहा था, कह रहा है भाई उस टाइम पे जो है निरक्षरता दर, जन्म दर, मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा अधिक थी। कुल जनसंख्या का केवल 17% जी जो है साक्षर था, ये डेटा मैं आपको बता चुका हूँ। जन्म दर और मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा थे, 45 प्रति हज़ार, और यहाँ पे था इस टाइम पीरियड में 47 थी और ये थी 40 प्रति हज़ार और इस टाइम में इतनी थी। तो ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा डेमोग्राफिक पूरा का पूरा बेहाल था। देश संयंत्र और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक मशीनरी के लिए लगभग पूरी तरह से अन्य देशों पर निर्भर था। मतलब भारत के अंदर पूंजीगत उद्योग ही नहीं थे। अगर हमें मशीन चाहिए तो हमें दूसरे देशों से ही लेने पड़ते थे। वर्तमान जीवन और गतिविधि को बनाए रखने के लिए कई आवश्यक वस्तुओं का आयात करना पड़ता था। मतलब जो नेसेसरी गुड्स हैं वो भी हमें दूसरे देशों से लेने पड़ते थे। आज़ादी के समय भारत एक कृषि प्रधान देश था। कार्यरत जनसंख्या का 70 से 75% हिस्सा कृषि में लगा हुआ था, परंतु फिर भी देश खदान में आत्मनिर्भर नहीं था। अमेरिका से हम क्या करते थे, अमेरिका से हम जो है गेहूं चावल वगैरह जो है अमेरिका से हम जो है आयात करते थे। आधारिक संरचना बहुत हद तक अविकसित थी। मतलब रोड, ब्रिज, सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन ये जितना होना चाहिए था उतनी मात्रा में नहीं था। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको जो बताया गया है कि भाई आखिर अंग्रेज के ऑब्जेक्ट क्या थे और उनके इस ऑब्जेक्ट से क्या भारत की अर्थव्यवस्था का शोषण करना है, विउद्योगीकरण करना है, इन सब उद्देश्यों से जब उन्होंने 200 साल तक शासन किया उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके के प्रभाव, किस तरीके के परिणाम हमको देखने के लिए मिले वो यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है औपनिवेशिक शासन काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आंकलन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दादा भाई नौरोजी, VK राव, विलियम डिग्बी, फिडले शेराज और RC देसाई। आपको 4 से 5 नाम याद रखने हैं। दादा भाई नौरोजी फर्स्ट वो है जिन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, और कब लगाया था ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के अंदर लिखा हुआ है, इसका आंसर भी देख लीजिएगा। और ये मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा में सब कुछ बता चुका हूँ। तीसरे क्वेश्चन में ये कहता है कि औपनिवेशिक शासन में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या है। देखिए चैप्टर नंबर 1 के अंदर कृषि और औद्योगिक दोनों ही क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसमें से ही आता है। औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले में क्या लिखा हुआ है, पट्टेदारी प्रणाली। पट्टेदारी प्रणाली का क्या मतलब होता है, भारत में अंग्रेजों ने एक भू राजस्व प्रणाली शुरू की जिसे जमींदारी प्रथा कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषक, जमींदार और सरकार के बीच एक त्रिकोणीय संबंध स्थापित किया गया। जैसे कि हम जानते ही हैं कि सरकार ने जमींदारों को किसान का मालिक घोषित कर दिया। अब जमींदार किसानों से जो चाहे वो जो है करवा सकते थे, ठीक है। जो उनका शोषण करते थे, बहुत ही ज़्यादा किराया चार्ज करते थे, जिसकी वजह से ज़मींदार और कृषकों के संबंध बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए थे, ठीक है। मतलब 3 तरीके की प्रणाली होती है, उसी के अंदर ज़मींदारी प्रथा आती है। तो आप इसको अगर पट्टेदारी प्रणाली ना लिखना चाहो, आप ज़मींदारी प्रथा लिखना चाहते हो तो ज़मींदारी प्रथा भी लिख सकते हो। कहीं आप सोचे पट्टेदारी प्रणाली जो है ये क्या आ गई, तो आप इसको ज़मींदारी प्रथा लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, कृषि का व्यापारीकरण। मतलब क्या हुआ, पहले किसान गेहूं और चावल उगाता था, कृषकों को खदान फसलों को छोड़कर वाणिज्य फसलों पर ले जाने के लिए मजबूर किया गया। पहले किसान गेहूं चावल उगाता था लेकिन उसको एडवांस पैसे दिए जाते थे कि तू गेहूं चावल नहीं, तू जो है भाई नील की खेती कर, क्योंकि इंग्लैंड के उद्योगों को नील की ज़रूरत थी, कपड़े को ब्लीच करने के लिए काम आता है। उनको एडवांस पैसे दिए जाते थे, मजबूर किया जाता था कि आप इसको फूड आइटम को छोड़कर कैश क्रॉप्स में डील कीजिए। क्यों, क्योंकि उन्हें ब्रिटेन में विकसित हो रहे कपड़ा उद्योगों के लिए नील की आवश्यकता थी।
कृषि के व्यापारीकरण ने भारतीय कृषि को बाजार की अनिश्चितताओं से परिचित कराया। अब उन्हें अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं, अब पहले तो गेहूं चावल खुद उगाता था, लेकिन अब नहीं उगा रहा, तो अब उसे गेहूं चावल वगैरह जो है वस्तुएं खरीदने के लिए नकदी की जरूरत थी। अब उसे गेहूं चावल बाजार से लेना पड़ेगा। अब बाजार से लेना पड़ेगा तो पैसे चाहिए। अब बेचारा किसान मजबूर, कभी पैसे होते थे, कभी पैसे नहीं होते थे, परंतु अपनी ऋणग्रस्तता के कारण उसके पास नकदी का सदाभाव रहता था, जिससे उन्हें कृषि से जुड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया और जमींदार और साहूकार की दया पर निर्भर कर दिया। वो बेचारे उससे लोन पे लोन लिए जाते थे, उनके ऊपर लोन जो है लोन का बर्डन रहता था। आधारिक संरचना की कमी, मतलब कि कृषि की गतिहीनता के कारण बताने आपको, ब्रिटिश शासकों ने ना तो सिंचाई की सुविधाओं बढ़ाने के लिए ना तकनीकी विकास के लिए, दोनों ही तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। भारत का विभाजन, बेटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गारंटीड क्वेश्चन है इसके ऊपर, 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता ही आता है। भारत के विभाजन ने भी भारतीय कृषि को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनिए। कलकत्ता की जूट मिल तथा बंबई और अहमदाबाद के कपड़ा मिल, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि कपड़ा मिल कहाँ स्थित है, अहमदाबाद। जूट मिल कहाँ है, कलकत्ता की जूट मिल, और बंबई और अहमदाबाद के कपड़ा मिल। ये ध्यान रखना है, ये नाम एक नंबर के रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या करा इन्होंने, कलकत्ता की जूट मिल तथा बंबई और अहमदाबाद के कपड़े मिलों में कच्चे माल की कमी हो गई। पंजाब और सिंध जैसे अमीर खदान क्षेत्र भी पाकिस्तान में चले जाने से खदान संकट जो है वो उत्पन्न हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत के विभाजन से जितनी भी पटसन वगैरह की जो ज़मीन वगैरह थी, सबका विभाजन हो गया। कुछ ज़मीन भारत के पास आ गई, कुछ ज़मीन पाकिस्तान के पास चली गई। जो चीज़ें पाकिस्तान के पास चली गई, ठीक है, चाहे वो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पंजाब और सिंध जैसे अमीर खादान, वो पाकिस्तान के पास चले गए, तो वो सारी चीज़ें जो पाकिस्तान के पास चली गई वो सबका हमको अब अभाव हो गया। अब हमारे पास वो चीज़ें नहीं रही, तो उससे क्या हुआ, उससे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पे इम्पैक्ट देखने के लिए मिला। तो ये 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर इस पॉइंट को आप कृषि की गतिहीनता के सबसे पहले पॉइंट पे लिखते हो तो भाई परफॉर्मेंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो लिखा हुआ है, स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम बताइए। तो ये भी 1 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उस टाइम पे कौन कौन से उद्योग थे। टाटा आयरन और स्टील इंडस्ट्री थी, जिसको टिस्को के नाम से भी जाना जाता है। 1907 में इसकी शुरुआत की गई थी। और कौन कौन से उद्योग थे, चीनी उद्योग था, सीमेंट उद्योग था और कागज उद्योग था। ये सारे उद्योग उस टाइम पे शामिल थे, ठीक है। जमशेदजी टाटा ने इसकी शुरुआत की थी जमशेदपुर में, तो ये ध्यान रखना है आपको, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत के व्यवस्थित विउद्योगीकरण का दोहरा ध्येय क्या था। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही वर्ड लिख के आता है, विउद्योगीकरण का मैं आपको मतलब बता चुका हूँ, उद्योगों को लगाना नहीं, उद्योगों को हटाना। और ये दोहरा ध्येय का क्या मतलब है, मतलब कि कोई 2 ऑब्जेक्ट बताइए कि अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्यों हटाया, कोई 2 ऑब्जेक्ट बताइए। तो दोहरा ध्येय का मतलब पढ़ के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या ऑब्जेक्ट, ये क्या है दोहरा ध्येय। दोहरा ध्येय का मतलब 2 ऑब्जेक्ट बताइए ऐसा अंग्रेजों ने क्यों किया। तो पहला क्या है, पहला ऑब्जेक्ट ये है कि भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना था। इंग्लैंड ये चाहता था कि भाई भारत से कच्चा माल जाए और जो वस्तुएं बना रहा है इंग्लैंड के उद्योग, वो सारी की सारी वस्तुएं भारत के अंदर ही आके बिके। उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को एक विशाल बाजार बनाना था। मतलब यहाँ से सस्ती दरों पे कच्चा माल जाए और बनी बनाई वस्तुएं भारत के अंदर आकर बिके। इन 2 ऑब्जेक्टों के लिए उन्होंने भारत से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरा का पूरा क्या कर दिया, पूरा का पूरा जो है ख़त्म कर दिया। तो 5 क्वेश्चन मैंने आपको जो है अभी बताए हैं। मैं ऐसे ही 5-5 क्वेश्चन करके जो है आपको, अभी तो इसमें और भी क्वेश्चन है, जिसमें कम होंगे उसको एक ही में निपटा देंगे, जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें ऐसे 5-5 7-7 करके ऐसे हम जो है निपटाएंगे। और इन क्वेश्चनों को आप चाहे मेरी वीडियो ही देखिए, बस रीड करिए, लेकिन अपने दिमाग में एक बार बिठा लीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन अगर आ गया तो मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ये लिखना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ये आइडिया ज़रूर बताइएगा कि आइडिया आपको जो है कैसा लगा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के 6th क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।